बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीति मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बार बार लगातार अर्नब गोस्वामी और उनकी पूरी टीम को टारगेट किया गया पूरे 2020 में, जैसा हमने देखा पहले टीआरपी स्कैम के मामले में जो एक झूठा केस था उसमें फंसाने की कोशिश की गई। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 2 साल पुराना केस खोलकर ज़बरदस्ती में फंसाया गया, वो भी झूठा निकला। और अब जो है व्हाट्सएप चैट को लेकर नई चीज़ें सामने आ रही हैं, कैसे देखती हैं? क्या अभी भी जो महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस है, क्या अभी भी उनको चैन नहीं मिला है? देखिए संजय, 2020 नहीं 2021 की भी शुरुआत रिपब्लिक भारत से की गई है। 2020 का अंत भी रिपब्लिक भारत से हुआ, 2021 की भी शुरुआत रिपब्लिक भारत से और अर्नब गोस्वामी के साथ ही की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ के भारत में जो विपक्ष के लोग बैठे हैं और कुछ ऐसे देशद्रोही बैठे हैं कि उनको सुबह से लेकर शाम तक वो एक ही नाम जपते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, कुछ भी हुआ भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार। उसी तरीके से अर्नब गोस्वामी को किस तरीके से टारगेट करना इस समय पूरी तरीके से वही चल रहा है। आप ये देखिए, जो चैट आई है वो सही है गलत है अभी तो इसकी पुष्टि ही नहीं हुई है, लेकिन ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो भाषा बोलते हैं वही सारी भाषा अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भारत में भी बैठे लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब भारत में भी वही गद्दार है, वही आतंकी, व्हाइट कॉलर आतंकी, जिसको मैं कहती हूँ व्हाइट कॉलर आतंकी, व्हाइट कॉलर जिहादी, तो वही लोग हैं जो राष्ट्रवादी पत्रकार के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ भी करके एक एजेंडा है, रिपब्लिक भारत कैसे बंद हो, अर्नब गोस्वामी को कैसे शांत कराया जाए, कैसे चुप कराया जाए। लेकिन देखिए, सांच को कोई आंच नहीं होती। रिपब्लिक भारत जिस तरीके से अपने काम कर रहा था, जिस तरीके से पूछता है भारत उनका शो आ रहा था, आज भी अर्नब गोस्वामी वैसे ही हीरो है। बल्कि मुझे लगता है 2020 से 2021 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 100% उनकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ गई है। मैम, जिस तरीके से डिफेम किया गया था अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल को, लेकिन उसके बाद वो और उभर के आए। अब क्या लगता है आपको, जो व्हाट्सएप का जो ये पूरा मामला चला और प्रशांत भूषण ने भी शेयर करी और जितने भी ये लिबरल गैंग है एकदम सक्रिय हो गई, तो क्या लगता है ये सारी चीज़ें भी झूठी साबित होंगी और अर्नब गोस्वामी फिर से उभरेंगे इन सब के ऊपर से? क्या देखिए, अभी रिपब्लिक भारत पे 1 बजे से मैं लाइव थी, 2:30 बजे अर्नब गोस्वामी जी ने ज्वाइन किया। आर्मी के बहुत सीनियर ऑफिसर्स जिसमें जीडी बख्शी साहब और भी सारे मेजर जनरल जो हमारे देश के योद्धा रहे हैं, जिनके आगे बड़े बड़े लोग आके, अगर ये मुझे समझ में नहीं आता कि उनको बड़ा पॉलिटिशियन कहा जाए और बड़े लोग और लिबरल गैंग के जो अपने आप को बहुत बड़े लोग बैठते हैं, वो जो ये कहा करते थे कि हमारे फोर्सेस के ऊपर सवाल उठा करते थे, हमारे आर्मी के शौर्य के ऊपर सवाल उठाए करते थे। पहले तो ये कहते थे कि स्ट्राइक हुई नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। तो अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, आप बार बार ये कहते थे, इसका मतलब आर्मी पे आपको विश्वास नहीं था, आपको भारत के डिफेंस पे आपको विश्वास नहीं था, जल थल वायु सेना अपने जवानों पे विश्वास नहीं था। यही तो पाकिस्तान कहता था कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, भारत सरकार झूठ बोल रही है, हमारी आर्मी झूठ बोल रही है, हमारी फोर्सेस झूठ बोल रही है, और वही यहाँ के विपक्ष के नेता बोलते थे। तो कुछ भी हो, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप सरकार का विरोध करिए, लेकिन सरकार का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोद करते करते आप भारत का विरोध करने लगे, आप हमारे जवानों का विरोध करने लगे। आपने ये तक कह दिया कि पुलवामा अटैक जो हुआ था वो भारत सरकार ने कराया था। ये बुद्धिहीन लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि भारत की जो सेना है वो बॉर्डर पे लड़ रही है, पर संचित हमें देश के अंदर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो व्हाइट कॉलर आतंकी बैठे हैं, जो चाहे वो जेएनयू के बड़े बड़े लोग जो अपने आप को कहलाते हैं, जो ये लिबरल गैंग कहलाती है, जो ये ताहिर के दोस्त कहलाते हैं, ताहिर जेल जाता है जो उनकी तकलीफ होती है, कन्हैया कुमार की जो तारीफ करते हैं, मतलब भारत सरकार और हमारे डिफेंस, हमारे फोर्सेस की तारीफ नहीं करेंगे, ये इमरान खान की भी तारीफ कर देंगे। मतलब इमरान खान ने एक ट्वीट किया है, आप सोचिए कि इमरान खान के उस जब बात भारत और पाकिस्तान की हो तो आपको पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होना, आपको वो पत्रकार पसंद हो नहीं पसंद हो, आपको उनका शो पूछता है भारत पसंद हो नहीं पसंद हो, आपको उनकी शक्ल पसंद ना हो, आपको उनका बोलना पसंद ना हो, आपको उनका चीखना पसंद ना हो, लेकिन वो देश का पत्रकार है, वो भारत का पत्रकार है। आप भारत के पत्रकार को छोड़ के इंडिया के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करने लगते हैं। इंडिया के प्रधानमंत्री का इतना विरोध कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के गोद में जाके बैठ जाएंगे। वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जिसके आज ही सुबह मलेशिया में पाकिस्तान की एक प्लेन जब्त की गई है, उसको बिठा दिया गया है वहीं मलेशिया में, क्योंकि क्रेडिट के इश्यूज थे, उन्होंने पैसा जमा नहीं किया है। तो जो उधारी पे अपनी प्लेन को मलेशिया में नहीं छुड़ा पा रहा है, अब तो वही आ रहा था कि जैसे भारत में बरसात में वो जो छोटे बच्चे जो प्लेन चलाते हैं, अब वही प्लेन हमें पाकिस्तान भेजनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी हैसियत नहीं है। ये भिखारी, ये कटोरा लेके भीख मांगने वाले लोग, ये हमें आंख दिखा रहे हैं। अरे ओसामा बिन लादेन किस देश में मिला था? कौन उसको अपनी गोदी में बिठा के रखता था? कौन उसको खाना परोसता था? कौन उसको बिरयानी
बिरयानी खिलाता था। जिन जिहाद मतलब आप सोचो कि पार्लियामेंट में खुद वहां के प्रधानमंत्री उठ के ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो 30,000 40,000 आतंकवादी हैं। तो भैया वो 40,000 आतंकवादी अर्नब गोस्वामी के घर में तो नहीं है, भारत में तो नहीं है। भारत में है तो भारत सरकार उनको ठीक कर रही है। हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर साहब, हमारे यहाँ के फोर्सेस घरों में घुस के मार रही है आतंकवादियों को। हो तो गया कश्मीर साहब, अनुच्छेद 370 के बाद देखिए कश्मीर साहब हो गया। लेकिन क्यों ऐसा है कि जो आदमी खुद ओसामा बिन लादेन को अपनी गोद में रखता है, जो आतंक को पालता है, वो अपने ट्वीट पे अगर यहाँ के जर्नलिस्ट के बारे में कुछ लिखता है, हमारे भारत में बैठे हुए लोग उसका समर्थन करते हैं। क्यों? मतलब आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो तो भैया पाकिस्तान की भाषा में बोलनी है तो एनआरसी में सबके नाम डाल के भगाओ उनको यहाँ से, भेजो इनको यहाँ से। आप अर्नब गोस्वामी के पीछे इतना पड़ गए कि आप इस तरह, उस चैट में क्या था, मैं तो कह रही हूँ कि अगर आप उस समय के हमारे और आपके भी चैट निकालोगे तो देश में 130 करोड़ में कुछ जयचंदों को छोड़ सबको पता था कि भारत सरकार, हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारी जो फोर्सेस है, जल थल वायु सेना, हमारी जवान बदला लेंगे। तो अगर ये बात पता है, ये बात लिखी है और सब लोग कह रहे हैं, अर्नब गोस्वामी ने भी कहा कि हमारी फोर्सेस इसका बदला लेंगी, भारत सरकार इसका बदला लेगी, तो क्यों नहीं लेंगे? किसी को शक था? आपको शक था, मुझे शक था। अरे हमें पता था कि ये बालाकोट में जो हुआ है और बालाकोट पुलवामा में जो हुआ है, हम इसका बदला लेंगे। लिया हमने बदला। हमारे जवान वहां घर में घुस के, उसको आतंकियों के घर में घुस के मार के आए, उड़ा दिया उनका दस्ता पूरा। इसके बावजूद हम पाकिस्तान के साइड खड़े। हम कितना गिर चुके हैं, मतलब हमारे यहाँ के नेता कितना गिर चुके हैं कि भारत के वीर जवानों के शौर्य की बात नहीं करते। अब वो जमाना चला गया संचित, जब यहाँ पे इंडियन आर्मी के फोर्सेस, हमारे एयरफोर्स के फोर्सेस और हमारे लोग वहां पे जाएंगे और उनको वो शहीद होंगे और हम शत नमन लिखेंगे। हम शत नमन नहीं लिखेंगे, हम इनके घरों में घुस के मारेंगे। हो गया, बहुत कुछ हो गया। प्रीति मैम, वहीं पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जितने भी हमारे देश के जो सो कॉल्ड नेता है, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं और जो सो कॉल्ड जो लिबरल गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये अर्नब गोस्वामी की आलोचना करते करते इतने पागल हो चुके, इतने बौखला चुके हैं कि ये ट्वीट शेयर कर रहे हैं इमरान खान के। जो पाकिस्तान के लोग आलोचना कर रहे हैं इंडियन मीडिया और इंडियन जर्नलिस्ट की, ये लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं और अपने ही देश के लोगों को इस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि इनको इस देश से चले जाना चाहिए? अगर इनको पाकिस्तान इतना पसंद है तो उनको पाकिस्तान ही भेजना चाहिए। बिल्कुल चले जाना चाहिए संचित। मैं तो कह रही हूँ कि मैं एक बहुत छोटा सा एनजीओ चलाती हूँ, दुलाई देवी फाउंडेशन। अगर मुझे उससे भी 2-4 लोगों के टिकट करके इनको भेजना पड़ा ना, लात मार के, तो मैं इनको भेजूंगी पाकिस्तान। इसलिए लात मारने की जरूरत है कि ये अब देखिए, आपने भी पाकिस्तान से कैसे कनेक्ट किया, बिल्कुल सही। शाहीन बाग के टाइम पे वो कौन सा बड़ा नेता था जो लाहौर में जाके चाय पी के आता था और शाम को यहाँ पे शाहीन बाग में खड़ा रहते थे? मणिशंकर अय्यर साहब जाते थे, बड़े बड़े नेता वहां जाते हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि मोदी जी की सरकार गिरा दो, इसके बाद हमें सत्ता में आने दो। भीख कटोरा लेके भीख मांगने जाते हैं ये पाकिस्तान। अरे आपको अपने देश के सरकार से प्रॉब्लम हो सकती है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। पक्ष विपक्ष की लड़ाई तो हर कंट्री में होती है, पर पक्ष विपक्ष की लड़ाई के लिए तुम पाकिस्तान के इमरान खान के गोद में जाके बैठ जाओगे, लोरियां सुनोगे उसकी? तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। ये सारे वामपंथी, लेफ्टिस्ट, ये राजमाता की सरकार, इनके पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। एक अर्नब गोस्वामी को घेरने के लिए, अभी देखिए, अभी मैं पढ़ रही थी, goachronicle.com करके एक साइट है ऑनलाइन, तो एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनकी भी एक रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान के एक नंबर से लगातार मुंबई के एक नंबर पे कंटिन्यूअस कॉल आ रही है। ये एनआईए को बिल्कुल संचित जांच करनी चाहिए कि पाकिस्तान के उस नंबर से यहाँ के किस बड़े आदमी को कॉल आ रही है। और आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान की आर्मी है और वहां की जो आर्मी है किस तरीके से आतंकी गतिविधियों में शामिल होती है। खुद पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने संसद में ये बात कही कि हमारे यहाँ की आर्मी जो है, पाकिस्तान आर्मी जो है, आतंकियों को ट्रेंड करती है, जैशे मोहब्बत इनके लोगों को ट्रेंड करती है। तो आप तो खुद ये बात मानते हैं कि आपकी पाकिस्तान आर्मी आतंकवादियों को ट्रेन करती है। 30,000 40,000 आतंकवादी खुद आपके पास बैठे हुए हैं। तो जब आप ये सारी चीजें मानते हैं और इसके बाद आपका प्रधानमंत्री कुछ लिखता है, कटोरा लेके भीख मांगते हो, तुम अपनी प्लेन तो छुड़ा नहीं पाते। आप सोचो कि एक न्यूयॉर्क और पेरिस में इनके 2 होटल्स हैं जिसको भी जब्त कर लिया गया है। मतलब इनकी इस अक्टूबर में मैनहट्टन में इनका एक होटल है जो पीआईए का है, उसको मैं बता दूं कि अक्टूबर से वो चल नहीं रहा था और अक्टूबर से उस होटल को इन्होंने जब्त कर लिया। उस होटल को छुड़ाने की हैसियत नहीं है। पूरे विश्व में जगह जगह पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज को मतलब नीलाम किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उससे जो पैसे निकल रहे हैं उस कंट्री में जो उनका डेप्थ है उसको दिया जा रहा है। तो अरे भिखारियों, भिख मंगो, तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम अपनी प्लेन उड़ा सको, तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को ठीक कर सको, तुम्हारी हैसियत
हैसियत नहीं कि जो तुमने होटल खोले हैं न्यूयॉर्क और पेरिस में जिहाद के पैसे से तुम उन होटलों को चला सको। तुम भारत सरकार की तरफ क्या उंगली दिखाते हो? तुम भारत सरकार की तरफ आंख दिखाते हो। अब अगर आंख दिखाओगे तो तुम्हारी आंखें हम निकाल लेंगे, ये भी कंफर्म है, हमारी फोर्सेस बैठी हैं इस बात के लिए। मैम एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले करवा चौथ के टाइम पर अर्नब गोस्वामी को उनके घर से उठा लिया जाता है बिना किसी सम्मन, बिना किसी नोटिस के, तब लिबरल गैंग पूरी चुप हो जाती है और उसी वक्त एक और शब्द हमें सुनने को मिलता है, राजनीतिक आतंक। तो क्या लगता है आपको, जो ये राजनीतिक जो आतंक है इस पर कोई लिबरल कुछ नहीं बोलते, और ये राजनीतिक आतंक में ये तभी बोलते हैं जब भी किसी लेफ्टिस्ट पर किसी भी तरीके का कोई प्रहार या फिर किसी भी तरीके की कोई उंगली उठती है तब ये लोग बोलते हैं, लेकिन अगर कोई राष्ट्रवादी पर कोई उंगलियां उठाई जाती है और राजनीतिक आतंक इस तरीके से हावी हो जाता है तब ये लोग बिल्कुल चुप रहते हैं। क्या इनका ये दोहरा मापदंड नहीं? संजय देखिए, लाल सलाम बहुत खतरनाक है। मतलब मैं आपको बता दूं कि क से कोरोना, क से कांग्रेस और ये लाल सलाम जिहादी, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। आपको मैं बता दूं, जब इंडियन आर्मी चाइना से लड़ाई करके यहाँ लौटी थी तो इंडियन आर्मी के जो हमारे फौज में लोग थे, यही लाल सलाम वालों ने, यही जिहादियों ने खून देने से मना कर दिया था। आप सोचो कि हमारे इंडियन आर्मी के जवान जो शहीद हुए और इसके बाद जो वहां से लौटे जख्मी हालत में, उनको खून देने से मना कर दिया लाल सलाम वालों ने। लेकिन अगर इमरान खान अब्बू भाईजान को चाहिए होगा और जो भारत में जिहादी और भाईजान बैठे ना उनको खून चाहिए होगा तो ये एक पहले नंबर पे खड़े हो जाएंगे। अगर उमर खालिद को आज की डेट में अगर किडनी गुर्दा भी चाहिए होगा ना तो ये पहले खड़े हो जाएंगे लाल सलाम वाले। ये लाल सलाम और जिहाद ये दोनों एक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये दोनों बहुत खतरनाक है। अगर इनसे देश, मैं तो भारत सरकार से कह रही हूँ कि एनआईए की जांच को, आई एम श्योर कि सेंट्रल एजेंसीज के पास सारे सबूत हैं, लेकिन क्यों एक ऐसा, वो कौन है जो पाकिस्तान से बार बार मुंबई के एक बड़े आदमी को फोन कर रहा है? क्यों बार बार ये खबरें सर्कुलेट हो रही हैं? क्यों ये नेशनल मीडिया पे चलाए जा रहे हैं? क्यों ये सारे जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पे चलाए जा रहे हैं? कौन भैया, वहां के पाकिस्तान के व्यक्ति से हमारे बॉम्बे के किसी व्यक्ति का क्या लेना देना? हमारे भारत में बैठे हुए किसी पॉलिटिशियन, किसी बिजनेसमैन का क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि आज की डेट में सारे इंटरनेशनल फोर्सेस, ऑलमोस्ट सारे इस्लामिक कंट्रीज, वो इस्लामिक कंट्रीज जो राष्ट्रवादी है ना, वो नहीं, इस्लामिक कंट्रीज राष्ट्रवादी भी है। अगर हम बार बार जब किसी मुसलमान के बारे में बात करते हैं तो हम पे ये अटैक किया जाता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो देखिए, दो चीजें, एक कसाब, एक कलाम। कलाम साहब के खिलाफ नहीं है, कसाब के खिलाफ है। ये लड़ाई कसाब के खिलाफ है, थी और हमेशा रहेगी। कलाम साहब को नमन करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन कसाब को छोड़ेंगे नहीं, ये बात तय है। आप भारत सरकार को पूरी तरीके से जितने ये कसाब वाली जो आइडेंटिटी है और कसाब के खानदान के जो लोग हैं, जो उमर खालिद टाइप के लोग हैं, इन सबको घरों में घुस के मारना चाहिए। इनको यूएपीए में उठाइए, इनको जेल में डालिए और जीवन भर इनको जेल में रखिए। और इनकी जो तरफदारी करने वाले नेता है ना, इनकी भी फाइलें खोलिए, क्योंकि अगर इनकी फाइलें खोली जाएंगी तो पता चल जाएगा कि ये इतने साल जब सत्ता में रहे और आज जब पिछले 6 साल से सत्ता में नहीं है, ये बड़े बड़े एनजीओस खोल के बैठे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठे, ये चाइना, पाकिस्तान, अंडरवर्ल्ड से सब जगह से पैसा आ रहा है सिर्फ एक चीज के लिए, कैसे अर्नब गोस्वामी को चुप कराना है, कैसे राष्ट्रवाद का मुंह बंद करना है। क्यों रिपब्लिक भारत के पीछे पड़े हो भाई? क्यों अर्नब गोस्वामी? मतलब पाकिस्तान के ये हमारे लिए तो प्राउड का विषय है। एक प्राउड का विषय तब था जब बालाकोट हुआ, जब हमारी फोर्सेस उनके आतंकवादियों कैंप में घुस के उनको मार के आई जिहादियों को। एक हमारे लिए गौरवशाली दिन आज है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नींद में अर्नब गोस्वामी याद आता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहती हूँ एक माला भेज देती हूँ मैं काशी बनारस से इनको, 108 जिसमें मालाएं होती हैं, जिसमें रुद्रा होती है, वो रुद्रा रोज सुबह उसकी माला जपने की जरूरत है। रोज सुबह बोलो अर्नब गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी। उससे बच जाओ तो बोलो मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। उससे भी बच जाओ तो बोलो अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह। बोलते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होना। तुम जितने आतंकवादी हो सबके सब जेल जाओगे। इमरान खान के चक्कर में पड़े, उस अगर भाईजान के चक्कर में पड़े, तो जितने यहाँ पे हो ना भाईजान, ये सारे भी जेल जाएंगे। मैं तो बार बार कहती हूँ जब बहस करने का टाइम हो तो मैं कहती हूँ भाई मुझसे बहस करके समय मत वेस्ट करो, कागज ढूंढ लो। जितना समय तुम मेरे साथ वेस्ट करोगे, मुझे गालियां देने में वेस्ट करो, कागज ढूंढो भाई। मैंने तो ढूंढ लिया, मैं तो किस गांव जिले खानदान से हूं, ये तो सीए एनआरसी जो भी लागू होगा मैं दिखाऊंगी। अगर भारत सरकार को रखेंगे, भारत सरकार को लगेगा हम भारतीय तो रखेंगे, लगेगा कि हम बांग्लादेश से घुसपैठ होके आए तो हमें मार के भगा देंगे यहाँ से। लेकिन जो इतने लोग पाकिस्तान से यहाँ बांग्लादेश से सारे तरफ से आके बैठे हुए हैं, वो सारे चाहते ही नहीं है कि देश में कभी कोई मतलब शांति रहे, यहाँ की सरकार, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लोग अच्छे से काम करें, राष्ट्रवादी पत्रकार देश के बड़े मुद्दों को उठाए, ये चाहते ही नहीं है संचित। और गंदगी इतने सालों की है, इतनी जल्दी नहीं साफ हो पाएगी। 2020 में जिस तरीके से पालघर हुआ, जिस तरीके से हमारे यहाँ सुशांत का केस चल रहा था, संजय राउत जी ने फिर आज कहा, संजय राउत जी ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई, आपकी पत्नी के ऊपर जांच चल रही है,
ईडी ने सम्मन भेजा हुआ है, आए दिन आपके बारे में इस बारे में बात हो रही है। सो संजय राउत जी अपना घर देखिए, पहले वो जो करोड़ों की हवेली आपने बनाई है ना, पहले उसको देखिए। आपको जो ये बयानबाजी करने की आदत है वो आपके ऊपर बहुत हावी पड़ने वाली है, भारी पड़ने वाली है। मुझे तो डर है कि ऐसा ना हो कि ये अर्नब गोस्वामी को एक्सपोज करते करते बहुत बड़े नेता एक्सपोज हो, सबके सब जेल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति मैम।